ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां छोटा फ्रे हाथ में स्टिक लिए ब्लू ऑरा से घिरा खड़ा है। वेयरवॉल्फ उस पर गुर्राता है और अटैक करने के लिए पंजे को बढ़ाता है। छोटा फ्रे भी बिना डर के स्टिक को स्टार की ऊर्जा में लपेटे गुस्से में दांत पीसते हुए आगे बढ़ता है। वेयरवॉल्फ और जोर से गुर्राते हुए अटैक करने के लिए पंजा पीछे करता है, लेकिन अचानक वो किसी शौच में पड़ जाता है और शांत हो जाता है। उसका पंजा जो उसने अटैक के लिए पीछे किया था वो भी वहीं पर जम जाता है। इसका फायदा उठाकर फ्रे स्टिक से उसके पेट पर अटैक कर देता है। ब्लड चारों ओर उड़ जाता है और दर्द में वेयरवॉल्फ जोर से चिल्लाता है और उसके मुंह से भी ब्लड बाहर निकलता है। वो अपनी जीभ निकाले जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह और जमीन पर खून बिखर जाता है। एरिना अपने चेहरे से ब्लड को पूछते हुए खड़ी होता है। वेयरवॉल्फ की डेड बॉडी के पास आकर कहती है, तुम किस तरह की शक्ति छिपाए हुए था? उस पर टोंट कसते हुए कहती है, अरे अगर ऐसा है तो इसका उपयोग पहले क्यों नहीं किया गया? पर छोटा फ्रे की आंखें सफ़ेद है और वो अपना मुंह खोले बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसे देखकर कहती है, रुको, क्या तुमने एक ही बार में अपना सारा माना इस्तेमाल कर लिया और बेहोश हो गए? पेड़ों के बीच पूर्णिमा का पूरा चांद चमक रहा है। एरिना फ्रे को जगाने की कोशिश कर रही है, कहते हुए, क्या तुम ठीक हो? प्लीज मेरे साथ रहो। फ्रे इन्हें सुरक्षित देखकर एक गहरी सांस छोड़ता है और वेयरवॉल्फ के बारे में सोचता है, कुछ तो अलग है। उस वेयरवॉल्फ ने अपना पंजा तो उठाया, लेकिन वह बस एक जगह जम गया। आगे परेशान होते हुए सोचता है, पहले जो सिरदर्द था वह भी अजीब था। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसके दिमाग में वेयरवॉल्फ से लड़ाई के दौरान वाला दृश्य चलता रहा है और वो सोचता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक बच्चे का हमला उस स्तर के राक्षस पर काम कर सके। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि वेयरवॉल्फ ने लड़ने की इच्छा खो दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये वेयरवॉल्फ मुझे जानता था। इससे भी अधिक, यहाँ तक कि अपने उन्मत्त अवस्था में भी वह मुझ पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फ्रे अभी भी उस जंगल में घुटनों पर बैठे हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या यह स्मृति का अंत है? उसके पीछे से काला अंधेरे जैसा धुआं घेरने लगता है। वो अपनी सोच में डूबा हुआ कहता है, अब मुझे चिंता होने लगी है। अब तक तो बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका होगा। अब सीन अकादमी में छात्रावास पर जाता है। कोई कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। क्लाना को कमरे में देखते हैं, जो फेयरलॉक से कहती है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। उस हादसे को 1 सप्ताह बीत चुका है ना? फ्रे कैसा है? फेयरलॉक बताती है, हमेशा की तरह। शारीरिक रूप से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है। पता नहीं क्यों। क्लाना सोचते हुए कहती है, यह अजीब है ना? खैर चलो, इस बीच हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। फेयरलॉक उससे अचानक पूछती है, हम क्या कर सकते हैं? फिर वो कहती है, हमने अफवाह फैला दी कि इस घटना के पीछे फ्रे का हाथ था, लेकिन हम अभी ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। क्लाना उसका नाम लेता हुए कहती है, फेयरलॉक, अगर हम उसे पकड़ना चाहते हैं तो हमारे पास सावधानी बरतने का समय नहीं है। अब जबकि वह बेहोश है, हमें उसे घेरना होगा। फेयरलॉक थोड़ी नर्वस होकर कहती है, शायद ऐसा हो, लेकिन एक संत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्लाना उसे समझाते हुए कहती है, हिचकिचाहट हमारी मौत का कारण बनेगी। फिर वो उस हादसे के बारे में बताते हुए कहती है, भले ही हमारे पास ठोस सबूत ना हो, हम कम से कम लोगों को उसके प्रति संदिग्ध तो बना ही सकते हैं। और ये सच है कि उसने उस स्थान पर घुसपैठ की थी, और यह कि अंततः उसने डीमन लॉर्ड की सेना की मदद की, ये भी पूर्ण रूप से सच है। केवल वे ही सबूत काफ़ी हैं लोगों को डीमन लॉर्ड के साथ संबंध पर संदेह करने के लिए बहुत हैं। वो चढ़ते हुए आगे कहती है, भले ही उसके विशेषाधिकार हमें उसे सीधे दंडित करने से रोकते हों, फिर भी उसकी स्थिति खतरे में रहेगी। क्लाना की ये सारी प्लानिंग देखकर फेयरलॉक को एक सदमा लगता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो गुस्से में मुस्कुराती हुई कहती है, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई, लेकिन मैं आपके नेतृत्व का अनुसरण करूंगी क्लाना। क्लाना उसे आश्वासन देते हुए कहती है, अच्छा, बस मुझ पर भरोसा करो। पीछे से किसी की आवाज़ आती है, राजकुमारी क्लाना, मुझे बीच में बोलने के लिए क्षमा करें। वो एक सैनिक है जो इसाबेल को घबराए और डरा हुआ सोचते हुए कहता है, इसाबेल को होश आ गया है। क्लाना जाते हुए कहती है, समझ गई, मैं तुरंत उससे मिलूंगी। अगर हम यह पता लगा सकें कि वह वहाँ क्यों थी और क्या हुआ था, तो यह हमारे पक्ष में काम करेगा। वो सैनिक को कहती है, यहाँ का ध्यान रखना और बाकी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। सैनिक उन्हें जाते देखता है, तभी उसे कोई बुलाता है। वो डीमन क्वीन है, अपने इंसानी शरीर में। वो उसे कहती है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? वो उसे मना कर देते हैं, कहते हुए कमरे में जांच की महत्वपूर्ण सामान है।
ये सुनकर डीमन क्वीन अपना मैजिक करना शुरू कर देती है जिसे वह हिप्नोटाइज हो सके। कहती है, ओह चलो भी, इतना कठोर मत बनो। वो मना करते हुए कहता है, इस कमरे में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है सिवाय राजकुमारी क्लाना के। लेकिन अब तक उनके जादू से सैनिक की आंखें डीमन क्वीन के ऑरा के रंग की हो जाती है। वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कहती है, क्या अब मैं अंदर जा सकती हूँ? वो उसे अनुमति दे देता है। वो अंदर आते हुए कहती है, भले ही क्वेस्ट फेल हो गया हो। वो फिर कौवे की चेतना में घुसते हुए कहती है, अगर मैं इस बच्चे की चेतना को खोज पाऊँ तो मैं नायक की असली पहचान उजागर कर पाऊंगी। वो चेतना में फ्रेक के द्वारा किया गया अटैक और डोमेट्री पत्थर का इस्तेमाल करने के विजुअल देखती है और जोरों से हंसने लगती है। अपने चेहरे पर हाथ रखकर पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, मैं समझ गई, तो ये हीरो है ना? फिर वो अपनी उंगली को आगे करके एक काले जादू को बुलाती है। जादू को आगे भेजते हुए कहती है, अब जबकि हमने अपना लक्ष्य पहचान लिया है, अब बस उन्हें पूरी तरह से कुचल देना बाकी है। 3 महीने बाद सीन डॉर्मेट्री पर बदलता है जहां से आवाज आती है, क्या तमाशा चल रहा है? हम फिर फ्रे को देखते हैं जो बेहोशी के कारण बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके पास ही कानिया और सेरेना बातें कर रही हैं। सेरेना कानिया पर भड़कते हुए कहती है, कनिया तुम्हें सच पता है ना? कानिया जवाब देती है, आपका क्या मतलब है? सेरेना पंखे को अपने चेहरे के सामने रखकर कहती है, क्या किसी व्यक्ति को जादुई विस्फोट के कारण 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ सकता है? क्या यह संभव है? यह अधिक संभावना है कि फ्रे को किसी प्रकार की दीर्घकालिक बीमारी हो। कानिया सिर्फ उसे कूल्ड आंखों से घूरती रहती है। सेरेना आगे जोड़ती है, और यदि ऐसा है तो तुम्हें जो हमेशा उसके साथ रहती है यह नहीं पता होगा। कानिया सर झुकाकर कहती है, मुझे खेद है, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानती। ये जवाब सुनकर सेरेना गुस्से में दांत पीसते हुए उसे गाली देती है। सेरेना उसे पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम अंत तक अज्ञानता का ढोंग करने की योजना बना रही हो? सेरेना फिर एक सीरियस वाला लुक देते हुए कहती है, यदि ऐसा है तो मेरे पास अपने तरीके हैं। तभी गेट खुलता है। एरिना अंदर आते हुए कहती है, क्षमा करें, मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ। सेरेना उसे बाद में आने को कहती है। एरिना उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, मुझे खेद है, लेकिन मैंने मृत्यु की शपथ ली है। यदि मैं समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाई तो मैं मर जाऊंगी। सेरेना परेशान होकर अपने फोरहेड पर हाथ मारते हुए कहती है, डेथ पैक्ट, इनसे निपटना बहुत ही परेशानी भरा काम है। एरिना झुकते हुए कहती है, जब तक मैं साफ सफाई कर सकती हूँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कृपया अपनी बातचीत जारी रखें। वे दोनों खामोशी के साथ उसे देखते रहते हैं। वो भी उन्हें सस्पिशियस नज़रों से देखती है। सेरेना कानिया को बाहर ले जाते हुए कहती है, कानिया चलो इस बातचीत को बाहर जारी रखते हैं। एरिना अभी भी उन्हें ही घूर रही है। कानिया भी ठीक है कहती है। उन्हें बाहर जाते ही एरिना सोचती है, अब मेरे पास जांच करने का मौका है। जैसे ही वो जांच करने लगती है तभी फ्रे को खांसी होती है और खांसी के साथ खून बाहर आता है। ये देखकर एरिना डरे हुए चौंक जाती है। दौड़कर उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फ्रे घिरे से आंखें खोलता है। उसे देखते हुए धीमी आवाज में पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? वैसे मैं कितने समय तक बेहोश रहा? वो सोचकर जवाब देती है, मुझे लगता है लगभग 3 महीने। फ्रे कहता है, 3 महीने? मैं इतने समय तक सोता रहा? फिर वो अपनी चिन को पकड़कर सोचता है, मेरे अवचेतन में यह इतना लंबा समय नहीं था। उसके सामने सिस्टम का पैनल आता है। वो उसे देखकर सोचता है, तो आखिरकार यह एक सिस्टम पेनल्टी थी। सिस्टम में लिखा होता है, जुर्माना स्थायी डिबफ, झूठे खलनायक का भाग्य उपयोगकर्ता का जीवन काल और जीवन शक्ति काफी कम हो गई है। ये पढ़ते हुए फ्रे सोचता है, मुझे किसने नोटिस किया होगा? आगे सोचता है, सेरेना की यादें मेरे नियंत्रण में हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से वह नहीं थी। क्लाना, एरिना और फेयरलॉक के बारे में याद करते हुए सोचता है, अब केवल ये तीनों बचती हैं। आखिर कैसे? वे मुझे इतना भी नहीं जानते कि मेरे एक्ट को पहचान सकें। वो सोचता है, युद्धों के दौरान मैं हमेशा अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से बचता था और अपनी पहचान उजागर होने से बचाने के लिए अपनी आदतों को छुपाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास ऐसा करने की सुविधा नहीं थी। जब मैं एरिना के साथ ग्रे जंगल में था। एरिना फ्रे को उन यादों से बाहर निकलते हुए कहती है, अभी तो मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ।
फ्रे कोई जवाब नहीं देता। कॉमनर्स डॉर्मेट्री में इस तरह की लड़ाई हुई, यह देखने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, ये वही है जिसे मेरी असली पहचान का एहसास हुआ है। क्या मुझे उत्तर के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। यदि मैं जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालूंगा तो इससे अनावश्यक परेशानी ही होगी। पहले इसकी पुष्टि करने में बहुत देर नहीं होगी। फ्रे अपनी सोच में डूबा हुआ है, तभी डोर जोर से खुलता है। सेरेना और कान्या चिल्लाते हुए अंदर आती हैं। फ्रे, क्या तुम जाग गए? सेरेना उसके पास जाकर उसकी चिंता करते हुए कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उठ जाना चाहिए? फ्रे कहता है, चले जाओ, मैं कन्या से अकेले में बात करना चाहता हूँ। एरिना कहती है, क्या? और सेरेना कहती है, समझ गई। ये कहकर वो चल देती है। एरिना वहीं खड़ी रहती है। हम एरिना और सेरेन को बाहर निकलते देखते हैं। एरिना के हाथ में पानी की बाल्टी और मॉब होता है, साथ ही वो सेरेना को सस्पिशियस नज़रों से देखती है। कान्या फ्रे के सामने अपने हाथ पकड़े हल्का सा सर झुकाए खड़ी है। फ्रे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि किसने मेरी पहचान का पता लगाया? कान्या जवाब देती है, नहीं, सभी लोग हमेशा की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। फ्रे बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ एरिना ही सबसे अधिक संदिग्ध है। कान्या अपनी चिन को पकड़े हुए कहती है। एरिना फ्रे कहता है, हाँ, उसने मुझे जंगल में लड़ते हुए देखा था। मैंने उस समय अपनी सामान्य आदतों को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। कान्या जवाब देती है, समझ गई, मैं इस पर और ध्यान दूंगी। फ्रे उसे कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसके अलावा क्षमा करें, लेकिन क्या आप मेरे लिए कुछ खाना तैयार कर सकते हैं? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, प्लीज़ एक पल रुको, मैं अभी बनाती हूँ। फ्रे कान्या को पीछे से जाते हुए देखता है, फिर सिस्टम की नई नोटिफिकेशन को देखते हुए कहता है, अब की बार क्या है? आगे जोड़ते हुए कहता है, कम से कम मैं पहला क्वेस्ट पास करने में कामयाब रहा। मैंने कुछ विलेंस पॉइंट भी जमा कर लिए। सिस्टम में नोटिफिकेशन आई होती है, किसी शत्रु को आपकी असली पहचान पता चल गई है। परिणाम स्वरूप उन्हें इस इंफॉर्मेशन से लाभ हुआ है। विशेष स्टैक, एक दुश्मन, ये कौन है? नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए सोचता है, मुझे एक ब्रेक चाहिए। मुझे पहले से ही अपनी पहचान छिपाते हुए क्वेस्ट्स पूरे करने हैं और डीमन लॉर्ड की सेना के खिलाफ लड़ना है। पता नहीं अब कहाँ से मेरा एक दुश्मन भी आ गया है। फ्रे एक लंबी सांस छोड़ता है और परेशान होकर कहता है, शांत हो जा, ये तो सामान्य बात है। वो फिर पुरानी यादें याद करता है। जब सिस्टम मिला था, सिस्टम ने बताया था सभी हीरोइंस को अपनी पहले जीवन की यादें याद हैं। सिस्टम द्वारा दी गई पेनल्टी, मैजिक सर्कल्स, बेवाज की मुसीबत में पड़ना, सारी बातें याद करते हुए सोचता है, यह सिस्टम तो शुरू से ही अनियमितताओं से भरी हुई है। एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, फिर भी उन्हें धोखा देना मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है। फ्रे फिर कान्या के टॉय को देखते हुए कहता है, चाहे मैं उनसे बचने की कितनी भी कोशिश करूं, मैं ऐसी परिस्थितियों में फंस ही जाता हूं जहां मुझे शामिल होना ही पड़ता है। ऐसे समय में कान्या मेरे साथ होना वास्तव में कॉन्फिडेंट करता है। फिर कान्या को देखते हैं जो खुश होकर सैंडविच बना रही है और गाना गुनगुना रही है। वो सैंडविच बनाने के बाद कहती है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है, मैं यंग मास्टर का जीवन काल और कम नहीं होने दूंगी। अगर वे नहीं होते तो शायद अब तक मैं मर चुकी होती। एरिना डॉर्मेट्री में घूमते हुए किसी सोच में डूबी होती है। वो सोचती है, आखिर वह अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है? अरे यार, क्या मुझे सीधे उससे पूछना चाहिए वास्तव में वह क्या सोच रहा है? नहीं, अभी भी एक संभावना है कि मैं गलत हूँ। मुझे उसे थोड़ी देर और देखना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या वह सचमुच बुरा है। फिलहाल मैं कोई कदम उठाने से पहले कान्या की जांच के नतीजों का इंतजार करूंगा। क्लाना संभवतः मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करती रहेगी। फिर राजमहल को देखते हैं जहां सम्राजी और क्लाना बातें कर रही हैं। क्लाना कहती है, यह कैसे संभव है कि हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते जबकि वह स्पष्ट रूप से दानव भगवान की सेना का हिस्सा है। सम्राजी कहती है, सम्राट के आदेश निरंकुश हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे इतनी आसानी से पलटा जा सके। क्लाना गुस्सा करते हुए, क्या आप इस समय गंभीरता से जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही हो? और आगे जोड़ती है, ठीक है तो फिर उस सड़ी हुई रस्सी से चिपके रहो और खुद ही इसका परिणाम देखो, कहकर चल देती है और सम्राज्य गुस्से में मुट्ठी भींच लेती है। फ्रे हमें बताता है, वे सहयोगियों को इकट्ठा करने और मेरे विशेषाधिकारों को छीनने का प्रयास करेंगे। क्लाना के साथ चल रहा सैनिक माफी मांगते हुए कहता है, क्षमा करें, काश हमने उसको आको ही बचा लिया होता, तो हम फ्रे की स्थिति को बदलने में सक्षम हो सकते हैं।
क्लाना कहती है कोई बात नहीं, हमें कुछ देर चुप रहना चाहिए। इस बीच हम उसे दानव भगवान की सेना के हिस्से के रूप में पेश करेंगे। वो डिटर्मिनेशन से जोड़ती है और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अंततः फांसी की सज़ा के लिए खड़ा हो। वे संभवतः धन या शक्ति में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। और जहाँ तक फेयरलॉक की बात है, ये फ्रे हमें बताता है। सीन चर्च पर जाता है, आवाज़ आती है, फ्रे की बीमारी आखिर क्या है? वो फेयरलॉक है कहती है, उसके कोमा में जाने का कोई चिकित्सीय कारण नहीं है। यह अजीब बात है। फ्रे फिर बताता है, वह सरल स्वभाव की है, जिसके कारण उसे नियंत्रित करना आसान है। फेयरलॉक शर्माते हुए खड़ी होती है और कहती है, अब जब पहली खोज पूरी हो गई है और मैं मूर्ख बनने से थक गई हूँ। वो फिर सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं कदम उठाना शुरू कर दूं। उस लाल बालों वाले दानव को भी जल्द ही कदम उठाना चाहिए। फिर फ्रे के विचार बताए जाते हैं, भले ही वे कभी कभी अप्रत्याशित तरीके से कार्य करती हों। इसके अलावा मेरे पास एक विश्वसनीय सहयोगी है, सेरेना। अब सेरेना का रेजिडेंट को देखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। सेरेना के हाथ में खूबसूरत गोल्डन रोज है। उन्हें सूंघते हुए कहती है, क्या खूबसूरत फूल है, मैं फ्रे के लिए भी कुछ चुन लूं। तभी एक उल्लू जादुई टॉवर के मास्टर का संदेश लेकर आता है। उल्लू सीधा सेरेना के हाथ पर जाकर बैठ जाता है। वो लैटर लेकर उसे पढ़ने के लिए खोलती, तभी उसके सामने एक जादुई सर्कल बन जाता है। जैसे ही वो लैटर पढ़ लेती है तो सर्कल डस्ट बनकर हवा में उड़ जाता है। लैटर में लिखा था, जैसा कि वादा किया गया था, मैं आपकी यादें आपको लौटा दूंगी। सेरेना कहती है, अब तक सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ है जैसा मैंने योजना बनाई थी। अब जब मेरी यादें वापस आ गई हैं तो शायद मुझे सिस्टम में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। इसमें दंड का कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से आदेश जारी कर सकता हूँ। फ्रे मुट्ठी बंद कर कहता है, ठीक है, आगे की राह कठिन है, लेकिन मैं इसे पूरा कर लूँगा। वो फिर पांचों हीरोइंस को याद करते हुए कहता है, अब की बार मैं उस दुनिया की रक्षा करूँगा जहाँ हर कोई रहता है। दृश्य एक गुफा पर बदलता है। गुफा में पानी टपक रहा है। उस पानी में डीमन क्वीन का पैर पड़ता है। वो अंदर की ओर बढ़ी जा रही। उसके सामने अंधेरे में दो आंखें चमकती हैं, किसी भूत की तरह, और वो सामने बिना डरे खड़ी होती है। अंधेरे से भारी आवाज आती है, वहाँ कौन है? किसकी हिम्मत हुई यहाँ कदम रखने की? अंधेरे से लाल रंग का एक पंजा बाहर आता है। फिर एक ड्रैगन दहाड़ते हुए आता है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डीमन क्वीन डार्क फेस से अपनी हुडी उतारती है। ड्रैगन चौंक जाता है और कहता है, रुको, ये नहीं हो सकता। डीमन लॉर्ड ठंडी आंखों से घूरते हुए कहती है, करेक्ट, हालांकि यह मेरा सिर्फ एक अवतार है। ड्रैगन उसके सामने झुक जाता है और वो उसे आदेश देती है, डीमन लॉर्ड की सेना को बुलाओ। ड्रैगन कहता है, तो आखिरकार इसकी शुरुआत हो गई। डीमन क्वीन हंसते हुए अपने सिस्टम को देखकर कहती है, हाँ, एक बार फिर हीरो को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है।